Hello class ninth. So today we are going to deal with cytoplasm. Cytoplasm, you know what cytoplasm is? Cytoplasm is fluid content inside the plasma membrane. साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा फ्लूइड कंटेंट मैट्रिक्स है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है. अब ये क्या होता है इसके अंदर, है ना? It contains many specialized cell organelles. Each of these organelles performs a specific function for the cell. अब ये जो क्या नाम है ऑर्गेनेल्स है, ये क्यों होते हैं, इसको सेल ऑर्गेनेल वाले पार्ट में हम अलग से देखेंगे. लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या क्या होता है. अच्छा, एक और बात है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इन दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है और वो ये डिफरेंस इसी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. ठीक है. तो इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के टाइम इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम यूकैरियोटिक के बारे में कह रहे हैं या प्रोकैरियोटिक के बारे में कह रहे हैं. तो अभी हम जेनेरिक होकर के बात करेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन होते हैं. ठीक है. अब ये जब जैसे ही मैंने कहा कि इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स होते हैं तो अगला ही लाइन हमारे पास प्रोकैरियोट्स की बात आ जाएगी कि बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन the membrane bound cell organelles are also absent. On the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. तो हम दोनों बात कर दी है इसके अंदर कि भाई देखिए सेल के अंदर जो पूरा हिस्सा है वो साइटोप्लाज्म है. एक बात और आपको क्लियर कर दूं, न्यूक्लियस बीच में होता है और वो भी घिरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. तो उसके अंदर भी एक मैट्रिक्स होगा. मैट्रिक्स मैं कह रहा हूँ वो जो इनक्लोज्ड एरिया है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ एरिया है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. और उसके बाहर पूरा सेल मेम्ब्रेन तक जो हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे? वो जो पूरा हिस्सा होगा उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म. तो पुरकिंजे एक साइंटिस्ट है ना, जिन्होंने, अगर आप सेल का पहला चैप्टर जो है वो पेज नंबर 58 पर जाएं तो आपको ये बात मिलेगा. पुरकिंजे ने 1839 में एक टर्म क्वाइन किया था जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म. आप ठीक यहाँ से 2 पेज पीछे पलटिए आप अपने एनसीईआरटी का, और मोर टू नो जैसा एक बॉक्स है पीला कलर का, उसमें देखिए लिखा है पुरकिंजे इन 1839 ही क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म. क्यों उसने कहा था? ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर जो घिरा हुआ एरिया है वो प्लस उसके बाहर जो पूरा सेल का एरिया है वो, दोनों के लिए उसने एक वर्ड यूज़ किया था, प्रोटोप्लाज्म. यानी प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जो न्यूक्लियस का रीजन है, साइटोप्लाज्म मतलब उससे बाहर पूरा सेल मेम्ब्रेन जो पूरा घेरे हुआ है साइटोप्लाज्म, वो दोनों मिल करके बनाता है प्रोटोप्लाज्म. तो ये एक अलग बात हो गई. तो आप दोनों बात समझ लीजिए, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिल करके प्रोटोप्लाज्म. पुरकिंजे ने इस वर्ड को 1839 में क्वाइन किया था. अब आगे बढ़ते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस. क्यों वायरस का एग्जाम्पल लिया? वायरस का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि वायरस कितना इंपॉर्टेंट आप जानते हैं. अभी कोरोना वायरस चल रहा है, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के बीच में इसको कहा गया है. वायरस आर समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. अब बताइए, जो न लिविंग है न लिविंग है, जो नॉन लिविंग भी नहीं है और लिविंग भी नहीं है, वो इतना खतरनाक हो सकता है कैसे? चूँकि ये ना नॉन लिविंग इसलिए इसको कहा है कि जब तक ये प्रोकैरियोटिक है, यानी प्रोकैरियोटिक मतलब इसको मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर नहीं मिला हुआ, ये पूरे साइटोप्लाज्म में यूँ ही घूम रहा है. लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियस के अंदर आता है, ये पूरे सेल मशीनरी को यूज़ करना शुरू कर देता है. किसी भी लिविंग सेल के अंदर जब ये जाता है तो न्यूक्लियस वो सेंट्रल पॉइंट है, मतलब कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है. वहाँ पर जब इसका कब्जा हो जाता है तो ये होस्ट सेल के पूरे उसको क्या नाम है मशीनरी को ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और अपना मशीनरी वहाँ पर अपना पूरे सेल का मशीनरी यूज़ करते हुए अपना प्रभुत्व जमाता है. और फिर वो मल्टीप्लाई करना शुरू होता है और फिर अपने हिसाब से सारा काम करता है
और उसी डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं वायरल डिजीज़, है ना। जैसे अभी कोरोना वायरस आया हुआ, तो वायरस क्या कर रहा है, वो हमारे लंग्स को, जो उसकी इलास्टिसिटी होती है जिससे वो फूलता है, फिर सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है, जिसके कारण हम सांस ऊपर लेते हैं, छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं। तो ये जो काम है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को एक म्यूकस छोड़ता है, और वो म्यूकस क्या होता है, थोड़ी देर के बाद सूखने लगता है, और सूखने के बाद हमारे उस लंग को ये हार्ड कर देता है। तो हार्ड जैसे इसे हार्ड करेगा, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, मतलब जो हार्ट कहते हैं, हमारा लंग जो है सिकुड़ता और फूलता है, ये काम उसके लिए इम्पॉसिबल होने लगता है, क्योंकि अब वो हार्ड हो गया। तो अब वो ना नीचे सिकुड़ेगा और ना फूलेगा, तो सांस लेने में हमारे को तकलीफ होगी। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द साइन ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19। तो इसीलिए वो लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, और फिर वो डेथ की तरफ मूव कर जाता है। तो वायरस का ये एक बहुत बड़ा मेरिट कहिए या डिमेरिट कहिए कि जब ये सेल के बाहर होता है, ये इनएक्टिव होता है, किसी काम के नहीं है। बट वंस इट इंटर्स इनटू द लिविंग सेल, ये न्यूक्लियस में अपना पूरा प्रभुत्व जमाता है और फिर बर्बाद करके छोड़ देता है। तो आइए सेल ऑर्गेनल्स देखते हैं कि ये सेल ऑर्गेनल क्या है और कितना इम्पॉर्टेंट है। एवरी सेल हैज़ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हर सेल के पास मेम्ब्रेन होता है जो इसके अपने कंटेंट को सेपरेट करके रखता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। और कोई भी चाहता भाई हम घर क्यों बनाते हैं, ताकि हम बाहर वालों से अलग रहें, थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट, हमारी चीज़ें, हमारा सामान, हमारा सब कुछ सेपरेट रहे, बचा रहे और महफूज रहे, है ना, प्रोटेक्टेड रहे। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स, चाहे जटिल सेल हो, बड़ा सेल हो, छोटा हो, इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो कॉम्प्लिकेटेड सेल है, बड़े सेल है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन सब के बहुत सारे फंक्शंस है, और ऑब्वियसली स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें जो इनको सपोर्ट करने के लिए, इनके स्ट्रक्चर को, इनके फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए जितने केमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, है ना, इन सब को करने के लिए सेल को अलग अलग फंक्शन करना होता है, ठीक है, अलग अलग उसकी प्रोग्रामिंग होती है। टू कीप दिस एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, मतलब इन कामों को अलग रखने के लिए, भाई लंग का काम है हवा रिसीव करना और छोड़ना, और हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। तो अब ये दोनों अलग काम है ना, तो दोनों को अलग सेपरेट करके रहेगा, इनके जो सेल है वो अलग होंगे, अलग, तब ना ये परफेक्शन के साथ वर्क हो पाएगा। नहीं तो मालूम हुआ कि लंग के जो सेल है वो हार्ट में चले जाएं, और हार्ट के सेल पंप, ब्लड पंप करने के लिए वो चले जाएं लंग्स में, तो क्या होगा, सब काम गड़बड़। तो इसलिए ये सेपरेशन ज़रूरी है। अब जो सेल्स हैं, सेल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको काम करने के लिए अलग अलग है, तो इनको मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर, जिनको ऑर्गेनल कहते हैं, इनके अंदर सेपरेट करके रखा जाता है, ताकि भाई तुम देखो, अब आप देखिए ना, जनरली जो हमारे लाइफ में सिस्टम है वो क्या है, बड़े अफसर बड़े ऑफिस में होते हैं, बड़े जगह होते हैं, जो हेड ऑफिस होते हैं वहाँ होते हैं। उसके बाद जोनल ऑफिसर्स होते हैं जो अलग अलग एरिया में होते हैं, फिर उनके अंदर और सब ऑफिसर्स होते हैं। तो मतलब क्या है कि पूरी कैटेगरी बटी हुई है ऊपर से नीचे तक। तो उसी तरह से वर्क असाइंड होते हैं इन लोगों को, स्पेसिफिक फंक्शन इशू करते हैं। तो फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़े अलग हैं, लेकिन हम अगर उनके स्ट्रक्चर को देखें तो दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। हमने पिछले सेक्शन में न्यूक्लियस की बात करी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई ऑर्गेनेल है तो वही न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो हेरिडिटरी मटेरियल को कैरी करते हैं, प्लस पूरा ब्लूप्रिंट जो है बॉडी के पूरे फंक्शन का वो उसी डीएनए में होता है, जो कि क्रोमोसोम्स के हेलिक्स के अंदर पाए जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं सेल ऑर्गेनल्स के, जिसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी, कैमिलो गोल्जी थे, उन्होंने इसका खोज किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर कुछ लोग इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है।
लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है एंड वैक्यूल्स है. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल. तो हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे. साइटोप्लाज्म को अगर आप वैसे देखें जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो लिक्विड पार्ट है इन विच अदर ऑर्गेनल जो है वो फ्लोट करते हैं. साइटोप्लाज्म जो है सबसे पहले कॉलिकर थे 1862 में, उन्होंने इसको क्वाइन किया था टर्म और उन्होंने डिस्कवर किया था. इट इज़ द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबोलिक पाथवेज. अब आप देखिए बायोसिंथेटिक, बायो मतलब होता है लाइफ, सिंथेटिक मतलब किसी चीज़ को बनाना, सिंथेसिस करना, बनाना, तैयार करना. तो बायोलॉजिकल कोई भी मटेरियल अगर बनेगा, प्रोटीन बने या और भी कोई ग्लूकोज का फॉर्मेशन कुछ भी, तो ये यहीं पे होता है. कैटाबॉलिक आपको दो वर्ड और बताता हूँ मैं. एक होता है एनाबॉलिक, एनाबॉलिक यानी सम कंस्ट्रक्टिव वर्क. दूसरा कैटाबॉलिक, सम डिस्ट्रक्टिव वर्क जिसमें चीज़ें टूटती हैं. और इन दोनों को एक साथ बोलें तो मेटाबॉलिक. ठीक है, मेटाबॉलिक मतलब टूटना और बनना दोनों. तो ये कैटाबॉलिक पाथवेज जहाँ पर चीज़ें टूटेंगी, ऐसा कोई पाथवे, ये सब का जगह यही साइटोप्लाज्म है, यहीं पर होता है काम. ठीक है. इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. कहता है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है. सिस्टोल, एक्वस, साइटोसोल. साइटोसोल aqueous soluble part contains various fibrous proteins forming cytoskeleton. It contains about 90% water, 7% protein, 2% carbohydrates, 1% other substances. तो साइटोसोल में आप देख लीजिए 90% वाटर है, प्रोटीन है 7%, 2% कार्बोहाइड्रेट है और 1% फिर अदर सब्सटेंसेस हैं. सेल ऑर्गेनल्स एक लिविंग पार्ट ऑफ सेल है जिसके पास एक डेफिनेट शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है और उनके फंक्शन है अलग, और ये बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं. देयर आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. कई चीज़ें हैं. सेल बाउंडेड स्ट्रक्चर भी है, डबल बाउंडेड भी है और कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन बाउंडेड, जैसे प्रोकैरियोटिक में है नॉन बाउंडेड है, पूरा न्यूक्लियोलस जो है वो अपना घूम रहा होता है, न्यूक्लियर मटेरियल पूरे साइटोप्लाज्म में घूम रहा होता है. लेकिन यूकैरियोटिक में आई है तो उसकी जगह फिक्स होती है, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, रफ हो, स्मूथ हो, लाइसोसोम हो, सब की जगह तय होती है कि ये यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे. अब आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडीज सिंगल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स, पेरोक्सीजोम्स, पेरोक्सीजाम्स लिख दिया है, SOMES होगा, पेरोक्सीजोम्स, इनके पास भी सिंगल मेम्ब्रेन है. डबल मेम्ब्रेन में आइए तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, प्लास्टिड्स मिलेगा. इन दोनों के पास इनका अपना DNA मटेरियल होता है. ये एक स्पेसिफिक बात है जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है. जब भी हटके कोई बात हो, नॉर्मल से हटके, तो ये साइट ऑफ क्वेश्चन बनता है. आप इसको एकदम ध्यान से रखिएगा समझ के. दीज टू हैव देयर ओन DNA मटेरियल. तो पूछा जा सकता है नेम एनी 2 सेल ऑर्गेनल्स विच हैव देयर ओन DNA मटेरियल्स, है ना. तो आप क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल में होता है लेकिन प्लास्टिड्स रिमेंबर ओनली प्लांट सेल में होता है. ठीक है. उसके बाद नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आप देखिए, रिबोसोम्स सीधे डॉट स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. अब हम लोग कल बात करेंगे इस पर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर. तो सबसे पहला हमारा सेल ऑर्गेनल कल जिस पर हम बात करेंगे वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके अंदर सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों पर बात होगी. तब तक के लिए आप इसको राइट डाउन कर लें NCERT बुक से, या और अगर कोई साइड बुक आप देख रहे हैं तो उससे नोट्स तैयार करें. और पेज नंबर 63 पर देखिए ऊपर एक क्वेश्चन है, इंटरनल क्वेश्चन, उसको करके रखिएगा. ठीक है. टिल देन गुड बाय.